Assalamu alaikum everyone, welcome to the psychology lectures. I hope you all are doing fine. Today we are going to discuss about trauma and stress related disorders DSM-5 TR के अकॉर्डिंग। DSM-5 TR में trauma and stress related disorders में हमें 6 disorders मिलते हैं। reactive attachment disorder, disinhibited social engagement disorder, post traumatic stress disorder, acute stress disorder, adjustment disorders and prolonged grief disorder। as you know कि highlighted जोन से वो adjustment disorders है, तो हम अब फ़िलहाल adjustment disorders को डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया देख लेते हैं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर का। अच्छा, उसके बाद फिर हम थोड़ा बहुत उसके स्पेसिफायर्स और थोड़ी बहुत इसमें चीज़ें जो सी ना समझने वाली हैं वो समझनी भी हैं। और अभी तक आपको अगर मैं बताऊं एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है क्या, तो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो उनसे वो इमोशनल और बिहेवियरल सिम्टम्स होते हैं एक आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर के रिस्पॉन्स पे। वो आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर जो सा होता है वो हो सकता है लूजिंग अ जॉब, अपनी जॉब लूज़ कर देना, एक टर्मिनेशन ऑफ अ रोमांटिक रिलेशनशिप हो सकती है, और वो में भी कोई ग्रीफ पीरियड हो सकता है, कोई भी स्ट्रेसफुल इवेंट हो सकता है, या फिर फायर्ड फ्रॉम अ जॉब भी हो सकता है, और कोई भी इमीडिएट डिस्टर्बेंस जो से हमारी लाइफ में आई है जो कि हमसे एक्सेप्ट नहीं हो रही, या उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो से हैं वो हमें बार बार स्ट्रेस कोज कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर या फिर इमोशनल एंड बिहेवियर सिम्टम्स हमारे आ सकते हैं, तो वो हमारे आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर होंगे। अब यहाँ पे है अकरिंग विद इन 3 मंथ्स ऑफ द ऑनसेट ऑफ स्ट्रेसर के स्ट्रेसर हुआ है, स्ट्रेसर के 3 महीने के अंदर अंदर अगर ये बिहेवियल और इमोशनल सिम्टम्स अराइज हो रहे हैं, इट्स मीन कि वो एडजस्टमेंट डिसऑर्डर है। लेकिन यहाँ पे बात हुई थी, अगर आप डेवलपमेंटल एंड कोर्स को देखेंगे तो वहाँ पे आपको एक और लाइन भी मिलेगी, वहाँ पे होगा कि अगर एक्यूट इवेंट होगा, अगर स्ट्रेसर एक एक्यूट इवेंट होगा, एक्यूट इवेंट जो है वो फायर फ्रॉम अ जॉब और लूजिंग अ लव्ड वन और कोई भी चीज़ हो सकती है, अगर वो एक एक्यूट इवेंट है तो फिर हमारे इमीडिएटली ऑनसेट ऑफ डिस्टर्बेंस स्टार्ट हो सकता है, इमीडिएट ऑनसेट स्टार्ट हो सकता है डिस्टर्बेंस का। अब हम क्राइटेरिया बी में जाते हैं। हमने 1A क्राइटेरिया को तो डिस्कस कर लिया कि 3 महीने के अंदर अंदर स्ट्रेसर के ऑनसेट के 3 महीने के अंदर अंदर उस आइडेंटिफाइबल स्ट्रेसर से कुछ इमोशनल और बिहेवियल सिम्टम्स अराइज हो रहे हों, ठीक है। फिर हम बी को सुनते हैं। These symptoms or behaviors are clinically significant as evident by one or both of the following। अब जब हम बात करते हैं clinically significant की, तो वहाँ पे हम बात करते हैं 95% उसमें 95% वो clinically acceptable symptoms हों। अब हम marked distress that is out of proportion to the severity or intensity of the stressor, taking into account the external context and the cultural factors that might influence symptoms, severity and presentation। कि इतना ज़्यादा स्ट्रेसर हो आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द सेवेरिटी और इंटेंसिटी ऑफ द स्ट्रेसर, कि ये ज़रूरी नहीं है कि स्ट्रेसर ही बहुत ज़्यादा सेवेरिटी के साथ हो या इंटेंसिटी के साथ हो, स्ट्रेसर में भी नॉर्मल भी हो सकता है, लेकिन वो हमारे लिए वो ज़्यादा डिस्ट्रेसेबल है, हमारे लिए वो एक मार्क्ड डिस्ट्रेस कोज कर रहा है स्ट्रेसर, इरिस्पेक्टिव ऑफ हिज सेवेरिटी और इंटेंसिटी। Taking into account the external context and cultural factors that might influence symptoms, severity and presentation। अब यहाँ पे cultural factors के अकॉर्डिंग हमारे symptoms की severity और presentation चेंज हो सकती है, इसलिए सिम्टम को डिफाइन नहीं किया, बस उसके कोर्स को डिफाइन किया कि स्ट्रेसर ज़रूरी नहीं है हर किसी के लिए वो उसी इंटेंसिटी का हो या वो स्ट्रेसर उसी सेवेरिटी के साथ हो। स्ट्रेसर की सेवेरिटी और इंटेंसिटी पर्सन टू पर्सन वेरी करेगी, ये पर्सन पे है कि उसने कितना ज़्यादा उस चीज़ का डिस्ट्रेस लिया हुआ है। तो हमने यहाँ पे उस बंदे का डिस्ट्रेस देखना है, हमने स्ट्रेसर नहीं देखना कि स्ट्रेसर किस किस्म का था। हाँ, और उसके बाद फिर हमने दूसरी बात की कि सिम्टम की प्रेजेंटेशन और सेवेरिटी कल्चरल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से वेरी करेगी। सिग्निफिकेंट इम्पेयरमेंट इन सोशल ऑक्यूपेशनल एंड अदर इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग, मतलब 95% इम्पेयरमेंट हो उसके सोशल में, उसके ऑक्यूपेशनल में और उसके दूसरे इंपॉर्टेंट एरियाज ऑफ फंक्शनिंग में। उसके बाद फिर हम सी क्राइटेरिया देखते हैं। द स्ट्रेस रिलेटेड डिस्टर्बेंस डज नॉट मीट द क्राइटेरिया फॉर अनदर, कि कोई दूसरा मेंटल डिसऑर्डर का क्राइटेरिया वो मीट ना कर रहा हो, उसका अपना ही एक क्राइटेरिया हो। उसके बाद प्री एग्जिस्टिंग और एंड इज़ नॉट मेयरली एंड एग्जिबिशन ऑफ अ प्री एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर, कि ये भी ना हो कि एक प्री एग्जिस्टिंग मेंटल डिसऑर्डर है उसके बाद फिर कोई दूसरी प्रॉब्लम आई तो हमने साथ में कोमोबिट कर दिया, नहीं, ऐसे भी नहीं होगा। द सिम्टम्स डू नॉट प्रेजेंट नॉर्मल ब्रीफमेंट। अच्छा, ये ब्रीफमेंट होती है कि अगर हमारा कोई करीबी प्यारा जो सा वो वफ़ात पा गया हो, तो उसकी वफ़ात के बाद जो एक होता है ना
अफसोस और गमगीन होना, उसको हम ब्रेवमेंट कहते हैं। ठीक, तो वो ब्रेवमेंट भी ना हो, किसी के बिछड़ने का गम ना हो, ठीक है। एंड नॉट बेटर एक्सप्लेन बाय प्रोलॉन्ग्ड ग्रीफ डिसऑर्डर। इसके एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के बाद ना इसी चैप्टर में आते हैं, स्ट्रेसर में ही आते हैं, प्रोलॉन्ग ग्रीफ डिसऑर्डर भी एक है। तो उन्होंने कहा है कि ना उससे मिलता हो ना ब्रीफमेंट से मिलता हो। उसके बाद ई क्राइटेरिया हमारे पास, वंस द स्ट्रेसर और इट्स कॉन्सिक्वेंसेज हैव टर्मिनेटेड, कि एक बार स्ट्रेसर और इसके कॉन्सिक्वेंसेज ख़त्म हो जाए, द सिस्टम डू नॉट परसिस्ट फॉर मोर देन एन एडिशनल 6 months। कि स्ट्रेसर के ख़त्म हो जाने के बाद ये सिम्टम्स जो से हैं वो 6 महीने से ज़्यादा ना रहें। स्पेसिफाई हम कैसे करेंगे, विद डिप्रेस्ड मूड, लो। ओके, अब एक स्ट्रेसर है, हमने देख लिया कि उसको एडजस्टमेंट इश्यूज हो रहे हैं विद इमोशनल एंड बिहेवियरल सिम्टम्स। तो अब यहाँ पे हमने क्या चीज़ें देखनी है, यहाँ पे हमने देखनी है कि स्पेसिफायर क्या किया जाए। F43.21 हम कहेंगे अगर वो डिप्रेस्ड मूड के साथ होगा, लाइक लो मूड है, टीयरफुलनेस है, फीलिंग ऑफ होपलेसनेस प्रीडोमिनेंट, फीलिंग्स ऑफ होपलेसनेस आर प्रीडोमिनेंट, अगर ये सिम्टम्स होंगे तो फिर हमने स्पेसिफाई करना है कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिप्रेस्ड मूड। अगर नर्वसनेस हो, वरी है, जटनीनेस है और सप्रेशन एंजाइटी इज प्रीडोमिनेंट, तो फिर हमने विद एंजाइटी क्या देना है। मिक्स्ड फीचर्स, मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेस्ड मूड है, तो फिर हमने कॉम्बिनेशन ऑफ डिप्रेशन एंड एंजाइटी इज प्रीडोमिनेंट होगी, तो फिर हमने स्पेसिफाई करना विद मिक्स्ड एंजाइटी एंड डिप्रेस्ड मूड। अब है अगर कंडक्ट डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट होंगी, तो फिर हमने क्या देना है कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर विद डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट। अगर मिक्स्ड डिस्टर्बेंस है इमोशंस की एंड कंडक्ट की, तो फिर हमने वही कह देना है बोथ, कि उसमें डिप्रेशन एंजाइटी के सिम्टम्स भी हैं इमोशनल सिम्टम्स में, साथ में डिस्टर्बेंस ऑफ कंडक्ट है, तो फिर स्पेसिफाइड विद मिक्स्ड डिस्टर्बेंस ऑफ इमोशंस एंड कंडक्ट, और स्पेसिफायर F43.25। और अगर मालएडेटिव रिएक्शन एंड डेट आर नॉट क्लासिफाइबल एज वन ऑफ द स्पेसिफिक सब टाइप ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर, तो फिर हमने अनस्पेसिफाइड लिख देना है। अच्छा, अब उसके बाद हमारे पास एक और स्टेजेस भी आती हैं, स्पेसिफाई विद इफ़ की। स्पेसिफाई इफ़ की जो सी कैटेगरी है उसमें हम लोगों ने एक्यूट और परसिस्टेंट करना है। एक्यूट होगा लाइक मैंने आपको बताया ना, कोई एक्यूट लाइफ इवेंट हो जाता है, लाइक फायर फ्रॉम अ जॉब, और कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ जाती हैं और ये वो, तो वो एक एक्यूट है, अचानक से आया, तो वहाँ पे इंडिकेटेड परसिस्टेंस ऑफ सिम्टम्स फॉर लेस देन 6 months। तो यहाँ पे जो से सिम्टम्स हैं उनकी इंडिकेशन जो सी है वो 6 महीने से कम ही रहेगी, तो हमने एक्यूट लिखना है। परसिस्टेंट और क्रोनिक तब कहेंगे अगर वो इंडिकेशन ऑफ सिम्टम्स जो सी है वो 6 महीने से ज़्यादा हो जाएगी। डेफिनेशन ऑफ सिम्टम्स कैन नॉट परसिस्ट फॉर मोर देन 6 months आफ्टर द टर्मिनेशन ऑफ द स्ट्रेसर और द कॉन्सिक्वेंसेस। अब यहाँ पे है कि और जब हम परसिस्टेंट कह रहे हैं कि जब वो स्ट्रेसर और कॉन्सिक्वेंस ख़त्म हो जाए उसके 6 महीने बाद, 6 महीने से भी ज़्यादा रहे, तो फिर हम लोग कह देंगे परसिस्टेंट और क्रॉनिक स्ट्रेस। उसके बाद फिर हम इसको करेंगे क्रॉनिक एडजस्टमेंट डिसऑर्डर्स के साथ स्पेसिफाई करेंगे। द परसिस्टेंट स्पेसिफायर देयरफॉर अप्लाइज व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द डिस्टर्बेंस इज लॉन्गर देन 6 months in response to a chronic stressor or to a stressor that हैज़ इंड्योरिंग कॉन्सिक्वेंसेज के दो। एक तो क्रॉनिक स्ट्रेसर है कि स्ट्रेसर भी मुसलसल है, इसलिए हमारा वो जिनसे सिम्टम्स एडजस्टमेंट डिसऑर्डर के वो भी मुसलसल जा रहे हैं। दूसरी चीज़ इंड्योरिंग कॉन्सिक्वेंसेज के, जो हमारा एक ऐसा इवेंट हुआ था उसके ऐसे कुछ कॉन्सिक्वेंसेज हो गए हैं जो इरिवर्सिबल है और उनको मुसलसल बर्दाश्त करना पड़ रहा है। इंड्योरिंग कॉन्सिक्वेंसेज है उस इवेंट के, उस वजह से अगर वो कॉन्सिक्वेंसेज अब हमारा स्ट्रेसर बन चुकी हैं, इस वजह से भी फिर हमारे जो से सिम्टम्स हैं वो 6 months से ज़्यादा जा सकते हैं। उसके बाद हम देखते हैं प्रिविलेंस, लेकिन प्रिविलेंस से पहले ना मैं चाह रही हूँ कि हम थोड़ी मज़ीद इस चीज़ को अच्छे से डिस्कस करें। लाइक हम लोगों ने अभी बात की कि एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कौन सा है, उसमें हमें डिफरेंट चीज़ें देखने को मिलती हैं। और एडजस्टमेंट डिसऑर्डर में ना अक्सर अगर मैं आपको बताऊँ तो इस तरह के सिम्टम्स भी थे। लाइक एक बंदा है, एक पेशेंट है, उसको मे बी टेस्ट की टेस्ट ना आए या स्मेल ना आए, चीज़ों की स्मेल ना आए या चीज़ों का टेस्ट आना बंद हो जाए। ठीक, उसमें लाइफ इवेंट्स कुछ थे, स्ट्रेसेस थे कुछ, तो वो एज सच उनको रिस्पॉन्ड नहीं कर सके। उस साथ में एंजाइटी सिम्टम्स भी हद से ज़्यादा, और हमें प्रोमिनेंट लाइफ में कुछ चेंजेस भी नज़र आ रही हैं जो कि चेंजेस हुई हैं, और
वो चेंजेस आई थिंक, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है और हमने पढ़ा भी है कि जो से स्ट्रेसर है, स्ट्रेसर के ऑनसेट के 3 महीने के अंदर अंदर अगर इमोशनल और बिहेवियरल इश्यूज आएंगे तो उसको हम एडजस्टमेंट डिसऑर्डर कहेंगे। और वो बिहेवियरल और वो इमोशनल इश्यूज परसिस्टेंट 6 मंथ्स के लिए रहेंगे। आफ्टर 6 मंथ्स वो या तो ख़त्म हो जाती हैं, अगर वो फिर भी सीज्ड हो जाएँ तो मे बी कॉन्सिक्वेंसेस जो उनसे कुछ ऐसे प्रोलॉन्ग किस्म के हैं जो कि हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे। लेकिन आफ्टर 6 मंथ, बियॉन्ड 6 मंथ अगर स्ट्रेसर और इसके कॉन्सिक्वेंसेस सीज्ड रहें तो फिर डायग्नोसिस ऑफ एडजस्टमेंट डिसऑर्डर जो है वो अप्लाई नहीं होगा, फिर हमारा जो है वो चेंज हो जाता है किसी दूसरे स्ट्रेसर डिसऑर्डर में, स्ट्रेस के डिसऑर्डर में। खैर, अभी हम लोग डिस्कस करे थे हाँ वो पेशेंट को, एक तो ये अब यहाँ पे कहीं भी नहीं पता, अब यहाँ पे मे बी एक तो मे बी विद अनस्पेसिफाइड आ जाए बिकॉज उसके सेंसेस ऑफ टेस्ट एंड सेंस ऑफ स्मेल भी डिस्टर्ब हुई थी। तो अगर या तो वो मालिटेटिव रिएक्शंस में आ जाए और अनस्पेसिफाइड में आ जाए और F43.20 से हम उसको स्पेसिफाई कर लें, और मे बी वो एक्यूट के साथ आ जाए, क्योंकि एक्यूट जो उनसा था मे बी वो ज़्यादा बेहतर एक्सप्लेन करने के लिए उसको, उसके लाइफ कॉन्सिक्वेंसेस को। अब मैं ऐसे फुल इसलिए नहीं बता रही क्योंकि इट्स नॉट एथिकल टू डिस्कस अ केस पब्लिकली, थोड़ी बहुत आपको सिम्टम्स बता देती होती हूँ। अच्छा, दूसरी चीज़ एक और भी थी, लाइक उसका थोड़ा बहुत मैं आपको डिस्कस कर देती हूँ क्योंकि वो आम सी स्टोरी थी। उसमें ये था कि वो बच्ची थी, वो बच्ची अडॉप्टेड थी, तो अडॉप्टेड चाइल्ड थी। उसके बाद जो उनसे पहले उसके फादर थे वो पहले अनमैरिड थे, उसके बाद उसके फादर की शादी हो गई। आफ्टर मैरिज उसको अटेंशन डिवाइड करनी पड़ी, तो उसको इश्यूज़ आ रहे थे। उसके बाद फिर फर्दर उनकी अपनी फैमिली स्टार्ट हो गई, फिर वो लड़की की अपनी, तो उसको फिर परसिस्टेंटली इश्यूज़ आ रहे थे। अब वो उसका स्ट्रेसर क्या था, वो पहले थे एडजस्टमेंट इश्यूज़ में, वो फ़िलहाल एडजस्टमेंट इश्यूज़ में थी क्योंकि वो एक पैम्पर्ड चाइल्ड थी। उसके बाद जब उसकी वो अडॉप्टेड फादर की शादी हुई और फिर उनके आगे से बच्चे हुए तो उसको ज़्यादातर एडजस्टमेंट इश्यूज़ आ रहे थे। आफ्टर एडजस्टमेंट इश्यूज़ वो इश्यूज़ चेंज होना शुरू हो गए कन्वर्जन लाइक स्टेट में, ठीक है। फिर कन्वर्जन लाइक स्टेज अगर परसिस्टेंट रहे तो फिर वो आगे किसी भी डिप्रेशन, बाइपोलर, साइकोटिक किसी भी चीज़ पे वो ट्रांसफ़र हो सकती है। और कोई भी स्ट्रेसर जब हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो वो साइकोटिक फीचर्स की तरफ जा सकता है, साइकोटिक आउटबर्स्ट हो सकता है। खैर, ये एडजस्टमेंट इश्यूज़ का तो कुछ और ही है ना, ये ज़्यादा डिप्रेशन की तरफ जा सकता है। हर डिसऑर्डर्स की अपनी अपनी टियोलॉजी है और हर डिसऑर्डर अपने अपने तरीके से और पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। कोई भी मैं हमेशा कहती होती हूँ साइकोलॉजी में कोई हार्ड एंड फास्ट और कोई फिक्स्ड रूल या रिजिड रूल है ही नहीं, ना हो सकता है। इसमें बुक्स काफ़ी हैं, इसमें लिटरेचर काफ़ी है, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है, काफ़ी टियोलॉजिक भी है। ईटियोलॉजीज़ हम फाइंड कर लेते हैं डिफरेंट चीज़ों में, लेकिन एक कोई फिक्स्ड रूल नहीं है स्टिल। खैर, आई होप कि आपके लिए ये हेल्पफुल हो, आपको समझ भी आई हो, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, टेक केयर।